हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी एग्जाम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग मूल अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे और मूल अधिकारों पर चर्चा करते हुए हम आर्टिकल 15 तक पहुंच चुके थे और आर्टिकल 15 को कंप्लीट भी कर चुके। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की और देखते हैं कि आर्टिकल 16 किन किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करता है या आर्टिकल 16 के द्वारा हमें कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए। क्योंकि ये जो श्रृंखला चल रही है हमारे क्लासेस की, तो ये मूल अधिकारों से संबंधित है और हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हमें कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 क्या कहता है, इस पर आज चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता की बात करता है। तो यहाँ पर एक ये वर्ड है जो लोक नियोजन, यहां से थोड़ा सा अगर समझें, अगर इसका हमें शाब्दिक अर्थ इसका पता चल जाए तो सारा आर्टिकल से समझने में बड़ी आसानी हो सकती है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता जो आर्टिकल 16 कहता है, तो यहाँ पर लोक नियोजन का तात्पर्य हम ऐसा बोल सकते हैं कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर देने की बात की जा रही है। और अक्सर आपने देखा होगा कोई भी वैकेंसी आती है तो ऐसा तो होता नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग को इसमें क्या फॉर्म डालने या अप्लाई करने की अनुमति दी जाती हो। सभी लोगों को बराबर क्या समान अवसर की बात करता है ये आर्टिकल। तो सभी को क्या यहाँ पर इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने का मौका प्रदान किया जाता है। तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करता है। ये आर्टिकल 16 की पहली बात है, आर्टिकल 16 की पहली बात है। इसी क्रम में हम बात करेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद 16(2) की। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(2) है जो अनुच्छेद 15 में जो 5 आधार दिए गए थे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध का जो वहां पर निषेध कर रहा था, लेकिन ये आर्टिकल 16 में उन 5 आधारों के अलावा भी 2 और आधार यहां पर दिए गए। उन 5 आधारों के अलावा यहां पर उद्भव व निवास के आधार पर क्या कहता है? यहां पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। जबकि आर्टिकल 15 में केवल 5 आधार दिए गए थे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, लेकिन उन 5 के अलावा यहां पर उद्भव और निवास स्थान को भी जोड़ा गया। तो इस प्रकार से अगर हम आर्टिकल 15 और 16 की तुलना करें तो यहां पर 15 से ज्यादा थोड़ा सा बृहद ये व्याख्या होगी इसके आर्टिकल 16 की, क्योंकि यहां पर उद्भव और जन्म स्थान के आधार पर भी क्या विभेद का प्रतिषेध करने की बात की जा रही है। अर्थात इसका पूरा का पूरा मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकारी नौकरियों में या लोक नियोजन के विषय में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास आदि के आधार पर भी क्या विभेद नहीं करेगा। वहीं अगर हम आर्टिकल अनुच्छेद 16(3) की बात करें, अनुच्छेद 16(3) की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत ऐसा ये प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है? क्या कहता है कि राज्य निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। वहीं आर्टिकल 16(2) में क्या धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के
आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि 16(3) क्या राज्य निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। ऐसा इधर ये मेंशन किया गया। कारण क्या है? कारण क्या है ऐसी बात को यहां पर मेंशन करने का? कारण सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कुछ विशेष क्षेत्र है भारत में जहां पर क्या राज्य उन व्यक्तियों को भी इस लोक नियोजन के विषय में समान अवसर प्रदान करना चाहता है। अगर ऐसा प्रावधान न किया जाता तो हो सकता था कि उस विशेष क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में जुड़ने से रह जाते या वंचित रह जाते। ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो हिमालयी क्षेत्र की अगर बात करें, हिमालयी क्षेत्र में जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अब अरुणाचल प्रदेश और हम लोग जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं तो दोनों राज्यों के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर इनकी हाइट में थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। और सेना में यदि अगर भर्ती होना तो एक क्राइटेरिया रख दिया, मान लेते हैं कि 168 सेंटीमीटर। तो यूपी में तो क्या एक औसतन लंबाई इतनी सबकी होगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश एक विशेष क्षेत्र है, यहाँ पर क्या इस लंबाई 160 के आसपास क्या मैक्सिमम वहां पर मोस्टली क्या लोगों की लंबाई मिलती है। इस आधार पर अगर देखा जाता तो क्या उनको इस क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त होता क्या? इसी कारण से यहाँ पर अनुच्छेद 16(3) में क्या कहा गया? राज्य निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। इसी प्रकार से अगर हम छत्तीसगढ़ के कुछ विशेष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अगर बात करें जहां पर आज भी क्या शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य जैसी मुख्य व्यवस्थाओं का क्या अभाव पाया जाता है। इस कारण से राज्य ने क्या किया? 16(3) में ऐसा प्रावधान किया कि राज्य निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। जबकि 16(4) क्या कहता है? 16(4) क्या कहता है? 16(4) कहता है कि पिछड़े वर्गों को नौकरी में आरक्षण की बात करता है। तो एक प्रश्न बहुत खूबसूरत पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों को नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो याद रखना अनुच्छेद 16(4) के तहत क्या किया गया? नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया। जबकि 16(4) का एक खंड है का, इसमें क्या किया गया है? अनुच्छेद 16(4) के खंड का में क्या किया गया? एससी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 16(3) में, 16(4) में और 16(4) का में जो बातें की गई हैं यह हमेशा क्या एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है। तो याद रखना है कि 16(3) में क्या राज्य निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। 16(4) के तहत क्या हुआ? पिछड़े वर्गों को नौकरी में आरक्षण की बात करता है। और 16(4) के खंड का में क्या बात की गई है? एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये प्रावधान 77वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ऐसा ये प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है, अर्थात सरकारी नौकरियों में, और सरकारी नौकरियों में कहां पर कैसे विभेद करेगा, किन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। और अगर यहाँ पर 16(3) में जो बात की गई है राज्य निवास के आधार पर विभेद कर सकता है, तो ऐसा जो कानून है ये कोई राज्य विधानमंडल नहीं बल्कि क्या संसद को बनाने का अधिकार है। संसद बना सकता है, कोई राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला है और मूल अधिकारों से संबंधित मामले में केवल संसद को यह पावर दिया गया है, ना कि किसी राज्य विधानमंडल को। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में ये बात कही गई। एक प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत
किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत एक दंडनीय अपराध, छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, अर्थात इस अनुच्छेद को आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। और यदि कोई व्यक्ति छुआछूत या इसने मुझे क्या छू लिया ऐसा कुछ बोलता है, तो ऐसे में क्या अगले व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को हम ऐसा बोल रहे हैं, उसके मूल अधिकारों का हनन माना जाएगा। और उसके मूल अधिकारों का हनन होने पर उसको क्या हमारे संविधान में दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 17 के द्वारा क्या किया? अस्पृश्यता का अंत। और इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, और अनुच्छेद 18 के द्वारा क्या किया गया है? अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। और यहाँ पर उपाधियों का अंत करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? समानता का अधिकार, हमारा पहला जो मूल अधिकार था समानता का अधिकार। और यदि इन उपाधियों का अंत ना किया जाता तो समाज में समानता स्थापित न होती। जैसे उपाधियों की अगर बात किया जाए, अगर हम उपाधियों की बात करें तो जैसे महाराजा, राय बहादुर, सर, नाइटहुड, राजा आदि प्रकार की जो उपाधियां अगर व्यक्ति धारण करता तो समाज में समानता स्थापित न होती। कोई व्यक्ति क्या महाराजा अपना नाम लिखता और क्या इतनी बड़ी सी क्या नेम प्लेट अपने दरवाजे के बाहर लगाता, तो ऐसे में क्या होता कि इनके साथ शासन प्रशासन भी क्या भेदभाव करता और आम नागरिक के साथ एक अलग प्रकार से व्यवहार करता। इस कारण से आर्टिकल 18 के द्वारा क्या किया गया? उपाधियों का अंत किया गया। लेकिन इसी आर्टिकल में एक बात और कही गई है। एक बात क्या की गई है कि अगर सेना के द्वारा प्लस शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त कोई भी क्या सम्मान है, यहाँ के द्वारा इन क्षेत्रों के द्वारा प्राप्त कोई भी सम्मान है, वो क्या उपाधियों के अंतर्गत नहीं आएगा। वो क्या होंगे? सम्मान है, अलंकरण। वो क्या है? सम्मान है, अलंकरण है, अर्थात ये उपाधियां नहीं मानी जाएंगी। जैसे कि आप कह दें कि ब्रिगेडियर, तो ये कोई उपाधि नहीं होगी। ब्रिगेडियर कोई उपाधि नहीं मानी जाएगी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, कोई पीएचडी करके डॉक्टर लगाता है, कोई प्रोफेसर लगाता है, कोई कुछ लेक्चरर लगाता है, तो ये भी उपाधियों के अंतर्गत नहीं आएगा। ये क्या है? एकमात्र सम्मान की बात की गई। वहीं पर अगर हम इस उपाधियों के अंत के अंतर्गत थोड़ा सा और अगर बात करें तो यहाँ पर जो भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री ये भी क्या है? हमारे उपाधियों के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये भारत सरकार के द्वारा सम्मान के रूप में क्या प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इनको उपाधियों की तरह यूज नहीं करेगा। और एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि जब भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री ऐसा कुछ सम्मान प्रदान किया जाएगा तो उक्त व्यक्ति क्या अपने नाम के साथ इन सम्मानों का प्रयोग नहीं करेगा, न ही अपनी नेम प्लेट में ऐसा कुछ लिखाए, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा कोई उपाधि नहीं है। ये क्या है? एकमात्र सम्मान प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तीसरी बात और यहां पर याद रखना है, यदि कोई विदेशी राज्य किसी व्यक्ति को कोई क्या उपाधि या सम्मान प्रदान करता है, यदि कोई विदेशी राज्य किसी व्यक्ति को उपाधि या सम्मान प्रदान करता है तो ऐसी उपाधि या सम्मान प्राप्त करने के लिए उक्त व्यक्ति को राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक है। तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है? विदेशी राज्य से उस सम्मान या उपाधि को प्राप्त
कर सकता है, लेकिन प्राप्त करने के बावजूद भी वो क्या अपने नाम के आगे पीछे इन सारी चीजों का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसा आर्टिकल 18 में बातें की गई। तो आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत की बात की जा रही है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों के अंत की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने क्या जो मूल अधिकारों का एक चैप्टर प्रारंभ किया था, वहां पर पहला जो हमारा मूल अधिकार समानता का अधिकार था। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम अपना दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार प्रारंभ करेंगे और उस पर भी इसी प्रकार से क्या विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।